हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। हमने अभी अभी ऑस्ट्रेलिया को पर्थ में हराया और ये एक बहुत बड़ी जीत थी। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी भी कंट्री की उस ग्राउंड पे पहली जीत थी, नॉट एट पर्थ बट उस नए ग्राउंड पे। हाँ, ये काफी बड़ी जीत इसलिए भी थी क्योंकि किसी ने भी हमें चांसेस नहीं दिए थे मैच शुरू होने से पहले, क्योंकि न्यूजीलैंड से हम व्हाइट वॉश हुए थे 3-0 से। बट ऑस्ट्रेलिया से जीत के हमने सेलिब्रेट तो किया, बट मेरे दिमाग में एक बात आई, ऑस्ट्रेलिया हमेशा एक ऐसी टीम रही है जिसने हमें बहुत सारे हार्ट ब्रेक्स दिए हैं और ये हार्ट ब्रेक्स बहुत बड़े बड़े मोमेंट्स में है। WTC का फाइनल कौन बोल सकता है। और हाँ, पिछले साल वर्ल्ड कप घर पे था, फाइनल में सब वेट कर रहे थे कि हम ट्रॉफी उठाएंगे, बट पैट कमिंस के ऑस्ट्रेलिया ने फिर से हमको हार्ट ब्रेक दिया। ये पहली बार नहीं था जब ऑस्ट्रेलिया ने हराया है। मेरी भी जिंदगी में एक ऐसा ही हार्ट ब्रेक आया था, क्रिकेटिंग हार्ट ब्रेक, जब मैं बहुत छोटा था और ये मेरी जिंदगी का पहला क्रिकेटिंग हार्ट ब्रेक था, जब ऑस्ट्रेलिया ने ही हमारा सपना वर्ल्ड कप का तोड़ दिया था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2003 वर्ल्ड कप की। ये एक बहुत क्रूशल वर्ल्ड कप था इंडियन क्रिकेट में और मेरी लाइफ में भी। आज इसी वर्ल्ड कप के बारे में बात करेंगे। ये बात करेंगे कि कैसे हमारे कैप्टन ने हमें फाइनल तक ले जाया, हम कैसे उस वर्ल्ड कप पे परफॉर्म किए, उससे पहले हम क्या क्या हुआ, कैसे कैसे उस अलग अलग हीरोज हर मैच में उभर के आए, और पूरी स्टोरी पे डिस्कस करेंगे। तो बिना टाइम जाया किए चलिए शुरू करते हैं। 2003 की बात की जाए और दादा की बात ना हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ। साल 2000 में इंडियन क्रिकेट बहुत ज्यादा मैच फिक्सिंग से फंसा हुआ था और किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा। हमारी लेगेसी साथ पे थी और किसी को बहुत ज्यादा डाउट्स थे कि आगे हम लोग कैसे बढ़ेंगे, और एक गलत कदम हमारी पूरी लेगेसी को खत्म कर सकता था। तो सबने डिसाइड किया कि एक रिलेटिवली न्यू कैप्टन को कैप्टनसी दी जाए और देखा जाए कि ये कैसा परफॉर्म करते हैं। और अगला उसी साल एक टूर्नामेंट था ICC चैंपियंस ट्रॉफी केनिया में। तो एक टीम बनाई गई और दादा को दी गई और कहा गया कि जाइए केनिया और परफॉर्म कीजिए। दादा एक काफी फाइटिंग कैप्टन थे और हम लोग केनिया गए एक नई टीम के साथ, और वहां दादा की कैप्टनसी में हम लोग फाइनल तक पहुंचे। जी हाँ, हम फाइनल न्यूजीलैंड से हार गए, लेकिन सबको पता लग गया कि दादा एक केपेबल कैप्टन है और जो हमारा इंडियन क्रिकेट का फ्यूचर है वो एक केपेबल हैंड्स में है। दादा ने टीम को सिखाया कि आप बाहर या कहीं पर भी खेलते हैं तो आपको जीतने के लिए खेलना है, सिर्फ खेलने के लिए नहीं। इसी माइंडसेट से हम आगे बढ़े और 2002 में एक और चैंपियंस ट्रॉफी हुई श्रीलंका में। यहां भी हम फाइनल तक गए और यहां पे हम जॉइंट विनर्स बने। जॉइंट विनर्स क्योंकि फाइनल में हमारा श्रीलंका से मैच था जो कि 2 दिन चला। नहीं, ये कोई टेस्ट मैच नहीं था, बट 2 दिन इसलिए चला बिकॉज बारिश हुई और उन दिनों रिजर्व डे में मैच दोबारा शुरू किया जाता था। तो पहले दिन श्रीलंका ने बैटिंग की, बारिश हुई। सेकेंड डे फिर से श्रीलंका ने बैटिंग की, बारिश हुई। हमने 2 दिन फील्डिंग की, हमारी बैटिंग हार्डली आई और बारिश की वजह से मैच का रिजल्ट नहीं निकल पाया। तो इस मैच के बाद इंडिया को और श्रीलंका को जॉइंट विनर घोषित कर दिया गया 2002 की चैंपियंस ट्रॉफी का। ये वही चैंपियंस ट्रॉफी है जो कि हमारी इकलौती चैंपियंस ट्रॉफी थी 2013 तक, जब धोनी ने इंग्लैंड को हराकर हमें एक चैंपियंस ट्रॉफी दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी हम जीत गए। जी हाँ, हम जॉइंट विनर थे, बट हाँ, जीत गए। उसके बाद जो अगला बड़ा असाइनमेंट था वो 2003 का वर्ल्ड कप था जो साउथ अफ्रीका में होना था। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला था क्योंकि साउथ अफ्रीकन पिचेस बहुत डिफरेंट हैं केनिया और श्रीलंका के पिचेस से। केनिया और श्रीलंका में रिलेटिवली आपको स्लो पिचेस मिलती हैं और इन पिचेस पे परफॉर्म करने के बाद भी कई लोग मानते थे कि साउथ अफ्रीका में शायद ये बैटिंग लाइनअप चल ना पाए। उसी बात को सही या गलत साबित करने की जिम्मेदारी अब इस टीम की थी। इस टीम को यह साबित करना था कि वो सिर्फ स्लो ट्रैक्स पे नहीं, किसी भी ट्रैक्स पे जीत सकते हैं, और यही हमने आगे देखा। इन्होंने साथ मिलके वो सब किया जो हमने इनसे उम्मीद की। तो वो टाइम आ गया था, हमारी टीम साउथ अफ्रीका पहुंच गई और पेपर में देखा जाए तो ये टीम काफी बैलेंस थी। इसमें सीनियर प्लेयर्स थे जैसे कि सचिन, गांगुली, कुंबले, श्रीनाथ, और काफी सारे यंगस्टर्स थे जिनको आप सब आज लेजेंड्स मानते हैं, लेकिन उस वक्त ये लोग सिर्फ यंगस्टर्स थे, जैसे कि युवराज, कैफ, हरभजन और जहीर। ये टीम पेपर पे काफी बैलेंस थी, लेकिन अभी भी ये देखना बाकी था कि ये उन कंडीशंस में कैसा परफॉर्म करती है। हमारा पहला वर्ल्ड कप का मैच नीदरलैंड्स के साथ था और दर्शक एटलीस्ट इस मैच को एज अ प्रैक्टिस मैच ही देख रहे थे, बिकॉज इसके बाद हमें माइटी ऑस्ट्रेलियन से भिड़ना था। ये मैच एक ऐसा मैच होने वाला था जिसमें हमें देखने को मिलता कि हमारी टीम उन कंडीशंस में कैसा परफॉर्म करेगी, और हम टेस्ट करते अपने कॉम्बिनेशंस और वो सब। मैच शुरू हुआ, हमारी पहले बैटिंग आई। मैनेजमेंट का मुझे नहीं पता, बट एज अ व्यूअर हमें लगा कि अच्छा है, बैटिंग आ गई, सारे बैट्समैन को प्रैक्टिस का मौका मिल जाएगा एंड दे विल बी प्रिपेयर्ड कि अगला में जो बड़ा मैच होगा उसके लिए। लेकिन हुआ इसका बिल्कुल उल्टा। हमने पहले बैटिंग की और हम 49 ओवर्स में ऑल आउट हो गए ऑन 204 रन्स। ये काफी शॉकिंग स्कोर था बिकॉज नीदरलैंड एक रिलेटिवली वीक टीम मानी जाती थी और हमें उम्मीद थी कि इसमें हमारे बैटर्स अच्छा करेंगे, लेकिन वो सिर्फ 204 पे ही ढेर हो गए, वो भी पूरे 50 ओवर खेले बिना।
चलिए, ये मैच हम जीत गए हमारे बॉलिंग परफॉर्मेंस की वजह से। हमारे बॉलर्स ने हमारी साख बचा ली और हम ये मैच जीत गए। पर ये जीतने के बाद भी सबके मन में डर था कि ये मैच हम इतनी मुश्किल से जीते हैं, तो जो अगला मैच हमारा माइटी ऑस्ट्रेलियंस के साथ है उसमें हम क्या करेंगे। सबके अंदर एक डर था कि वो मैच एक बहुत ही डिफिकल्ट मैच होने वाला है, और जिसका डर था वही हुआ। पिछले मैच में सिर्फ सचिन ने ही 50 मारी थी, बाकी कोई भी बैटर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया। इस मैच में और भी बुरा हुआ और हम सिर्फ 125 पे ही ऑल आउट हो गए। इस मैच में ही सिर्फ एक ही बल्लेबाज सचिन 36 रन बना पाए, बाकी कोई भी बल्लेबाज अपना कंट्रीब्यूशन अच्छी तरह से नहीं दे पाया। हम ये मैच बहुत बुरी तरह से हार गए और ये एक काफी ह्यूमिलेटिंग डिफीट थी, क्योंकि हम पूरे मैच में कहीं पर भी नहीं थे और ऐसा लगा कि ऑस्ट्रेलियंस और हमारे परफॉर्मेंस में और स्किल लेवल में जमीन और आसमान का अंतर है। जी हाँ, ये वो मैच था जिसने हम एज फैंस हमारी उम्मीदें तोड़ दी। हमें लगा कि ये वर्ल्ड कप हमारे लिए एक बहुत बुरे सपने की तरह जाने वाला है और इस वर्ल्ड कप में हम ज्यादा आगे नहीं जा पाएंगे। हाँ, अगले 2 मैच हमने नामीबिया और जिम्बाब्वे से जीत लिए और काफी अच्छे से जीते, बट फिर भी सबको और इंक्लूडिंग मी ऐसा लगने लगा था कि हम छोटी टीम से चलिए जीत गए हैं, बट आने वाले मैचेस में हम कैसा करेंगे नहीं पता और हम डेफिनेटली ग्रुप स्टेजेस में ही बाहर हो जाएंगे। आने वाले मैचेस थे भी काफी डिफिकल्ट। अगला मैच इंग्लैंड से, उसके बाद पाकिस्तान। ये मैचेस एक बहुत ही क्रूशल मैचेस होने वाले थे, क्योंकि हम ऑस्ट्रेलिया से ऑलरेडी हार गए थे और इनमें से एक भी मैच अगर हम हारते तो शायद हम टूर्नामेंट से ग्रुप स्टेजेस में ही बाहर जाते। अगला मैच इंग्लैंड के साथ था, जो कि एक बहुत ही स्ट्रांग टीम थी, और ये मैच हम वर्ल्ड कप के परस्पेक्टिव से हमारे लिए बहुत ज्यादा क्रूशल था, क्योंकि अगर हम ये मैच हार जाते तो शायद अगला इंडिया पाकिस्तान गेम एक नॉकआउट गेम बन जाता और ये जीतकर हम अपनी स्थिति कुछ हद तक सुनिश्चित कर लेते सुपर 6 में। ये सब जानते थे कि ये मैच एक क्रूशल मैच होने वाला है और इस मैच में भारत ने पहले बैटिंग की। हम लोगों ने अच्छी बैटिंग की और हम लोगों ने 250 रन बनाए, जिसमें द्रविड़, सचिन और युवराज के कॉन्ट्रीब्यूशंस थे। उस समय के हिसाब से ये काफी डिसेंट स्कोर था और मैं कहूंगा कि विनेबल स्कोर था। लेकिन इंग्लैंड की बैटिंग भी काफी स्ट्रांग थी। उनके पास ट्रेस्कथेक, कॉलिन वुड और फ्लिंटॉफ जैसे बल्लेबाज थे जो कि किसी भी स्कोर को चेस कर सकते हैं। और ये वो टाइम था जब इंडिया अपनी बैटिंग के लिए जाना जाता था और बॉलिंग रिलेटिवली वीक मानी जाती थी इंडियन टीम की। जब हमारी बॉलिंग बाद में आई और शाम के समय ड्यू पड़ने लगी तो सबको लगा कि शायद 250 रन कम रह गए और ये रन इंग्लैंड चेस कर जाएगा। वी एज ए स्पेक्टेटर्स हम सिर्फ एक मिरेकल की उम्मीद कर रहे थे और शायद वो दिन था जिस दिन मिरेकल होने थे। That is a record for any Indian player in world cricket. He has now got 6 for 23. जी हाँ, एक लेफ्ट आर्म पेसर दौड़ता हुआ आया और अपनी स्विंग बॉलिंग के आगे इंग्लैंड के बैटिंग ऑर्डर को धराशायी कर दिया। मैं बात कर रहा हूं नेहरा जी की, उन्हें सब आप जानते हैं। लेकिन वो मैच एक ऐसा मैच था जब नेहरा जी कमाल कर गए। उन्होंने 10 ओवर में 23 रन दिए और 6 विकेट लिए और अपने दम पर पूरी इंग्लैंड बैटिंग ऑर्डर को ध्वस्त कर दिया। एक तरीके से मैच ही इंडिया की झोली में डाल दिया। वो टाइम था जब इंडियन बॉलर्स, ऐसा नहीं होता था कि हर दिन आपको मैच जिताएं, और इस तरह की बॉलिंग देख के इंडियंस भी हैरान थे। 10 ओवर में 6 विकेट, एक के बाद सारे इंग्लैंड के बैट्समैन आउट हो गए और इंडिया वो मैच बड़ी आसानी से जीत गया। ये मैच हम जीत गए, लेकिन मैं मानता हूं कि ये वो मैच था जिसने पूरी टीम में कॉन्फिडेंस भर दिया और हमने ये सोच लिया कि हम किसी को भी हरा सकते हैं। हम लोग 7वें आसमान पे थे और अगला मैच में इस कॉन्फिडेंस की जरूरत पड़ने वाली थी, क्योंकि अगला मैच था हमारे आर्क राइवल्स पाकिस्तान के साथ। 2003 एक ऐसा टाइम था जब इंडिया के रिलेशंस अच्छे नहीं थे पाकिस्तान के साथ, और ये मैच से ज्यादा एक वॉर जोन था। ग्राउंड पूरी तरह से ब्लू और ग्रीन हो चुका था और सेंचुरियन का वो ग्राउंड आज भी मेरी आंखों पे छपा हुआ है। ये एक ऐसा मैच था जिसको देखने के लिए हम बेताब थे, क्योंकि इंडिया सिक्योर कर चुका था सुपर 6 में अपनी जगह। तो कंपैरेटिवली इंडियंस पे प्रेशर थोड़ा सा कम था, लेकिन इंडिया पाकिस्तान गेम का प्रेशर कभी भी कम नहीं होता। तो पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की और सईद अनवर, जो कि उनके बहुत ही विस्फोटक ओपनर थे, उन्होंने एक बेहतरीन शतक लगाया और देखते ही देखते बोर्ड पे 273 का स्कोर खड़ा कर दिया। 273 उस टाइम आज के 350 के बराबर है। ये वो टाइम था जब सिर्फ एक बॉल यूज होती थी और रिवर्स स्विंग भी होती थी। तो 273 एक बहुत बड़ा स्कोर था और हमें नहीं पता था कि इतना बड़ा स्कोर चेस कैसे होगा। ऊपर से पाकिस्तान का बॉलिंग अटैक सबसे खतरनाक बॉलिंग अटैक था पूरी दुनिया का,
उसमें आपके वसीम अकरम, वकार यूनिस, शोएब अख्तर तो थे ही, साथ में शाहिद अफरीदी, अब्दुल रज़ाक जैसे ऑलराउंडर्स थे जो बॉल के साथ उतने ही अच्छे थे जितने बैट के साथ। तो 273 एक पहाड़ होने वाला था भारतीय टीम के लिए। सबको लग रहा था कि क्या होगा। सहवाग, सचिन ओपन करने गए, सबके दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि ये पहला स्पेल झेल जाए, रन ना भी आए तो ठीक है, बट विकेट ना दे। पर शायद वो दिन ही कुछ और था। सचिन उस दिन ये दिखाने आए थे कि उन्हें क्रिकेट का भगवान क्यों कहा जाता है। उन्होंने उस दिन वो बताया जो हमें आज तक याद है कि मैं हूं क्रिकेट का भगवान और मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैच शुरू हुआ, इंडिया ने चेस स्टार्ट की और सचिन ने जैसे धावा बोल दिया पाकिस्तानी बॉलिंग पे। एक के बाद एक शॉट्स, एक के बाद एक सिक्सेस। उन्हें देखकर सहवाग भी मूड में आ गए और उन्होंने भी पाकिस्तान बॉलर्स की जम के पिटाई की। पाकिस्तान बॉलर्स को समझ नहीं आया था कि ये क्या हो रहा है और इन्हें उन पर इतना प्रेशर क्यों आ रहा है। वसीम अकरम ने एक इंटरव्यू में कहा है, शोएब अख्तर इतने नर्वस हो गए थे कि उनसे बॉल नहीं फेंकी जा रही थी और उनसे वसीम अकरम को बॉल लेनी पड़ी क्योंकि उन्हें नहीं समझ आ रहा था कि बॉलिंग कहां करनी है। इंडिया ने इतनी डेवेस्टेटिंग बैटिंग की कि 5 ओवर में हमारे 50 और 11 ओवर में हमारे 100 हो गए थे। 273 का स्कोर, जो कि एक बहुत बड़ा स्कोर माना जाता था, उसको हमने सिर्फ 46 ओवर में चेस कर लिया। देखिए 46 ओवर में, और उन दिनों 273 46 ओवर में चेस करना एक बहुत बड़ी बात है, वो भी इंडिया पाकिस्तान गेम। ये गेम हिस्ट्री में एक शॉकिंग डिफीट मानी जाती है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान के पास एक लीथल बॉलिंग अटैक था और वो अच्छा खेल रहे थे। उनकी बैटिंग, जो कि उनका वीक लिंक है, उसने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन उनकी बॉलिंग को ध्वस्त कर दिया गया। इस मैच में को आज तक हम हाइलाइट्स में देखकर गूज़बम्प्स फील करते हैं। शायद आप भी करते होंगे जब भी आपने इस मैच को हाइलाइट्स में देखा है, पर मैंने ये मैच लाइव देखा था और मैं अब भी आपसे बात करते वक्त गूज़बम्प्स फील कर पा रहा हूं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नहीं तो इस मैच की बात करते करते तो मैं 2-3 घंटे तक लगा रहूंगा। तो ठीक है, वो मैच हम जीत गए और ये मैच मतलब जीतने के बाद हम सुपर 6 में पहुंच गए और अब टीम का कॉन्फिडेंस बहुत हाई था और पूरे फैंस भी टीम के साथ थे। सुपर 6 आए और सुपर 6 में इंडिया ने बहुत ही डोमिनेटिंग परफॉर्मेंस दिया। हमारा पहल केनिया के साथ मैच हुआ जिसमें कि दादा ने 100 लगाई और बॉलर्स ने अपना काम किया। उसके बाद अगले 2 मैचेस जो कि श्रीलंका और न्यूजीलैंड के साथ थे, इन मैचेस में तो हमारे बॉलर्स ने ही कमाल कर दिया। एज फैंस हम पहली बार देख रहे थे कि टीम से सचिन पर डिपेंडेंट नहीं है, पर मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सचिन परफॉर्म नहीं कर रहे थे, वो टूर्नामेंट के लीडिंग स्कोरर थे, लेकिन हमारे बॉलर्स भी बहुत कमाल कर रहे थे। हमारे बॉलर्स ने न्यूजीलैंड को ध्वस्त किया, श्रीलंका को ध्वस्त किया और ऐसा लगने लगा कि ये टीम अनबीटेबल है। ये वो टीम बन गई थी जो ग्राउंड पे उतरती थी एज अ यूनिट और हर दिन एक नया चेहरा आता था और अपना परफॉर्मेंस से टीम को जिताता था। हम लोग देखते ही देखते आगे बढ़ते चले गए और सेमीफाइनल्स में पहुंच गए। हमें सेमीफाइनल में केनिया मिली, जो कि रिलेटिवली एक वीकर सेमीफाइनल माना जा सकता है, लेकिन हमने उन्हें हरा दिया और हम 20 साल बाद फाइनल में पहुंच गए। 1983 में हमने पिछली बार वर्ल्ड कप जीता था और अब 20 साल बाद हम फिर से फाइनल में थे। पूरा देश खुश था, सिर्फ इसलिए नहीं कि हम फाइनल में थे, पर इसलिए भी क्योंकि एक नया कैप्टन, एक नई टीम बाहर जाकर साउथ अफ्रीका में फाइनल में पहुंची थी। लेकिन सब जानते थे कि इस वर्ल्ड कप ट्रॉफी और इंडिया के बीच एक पहाड़ खड़ा है। वो पहाड़ एक ऐसी टीम है जिसे शायद हारना आता ही नहीं। जी हाँ, मैं ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहा हूं। हमारा फाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ था और ऑस्ट्रेलिया एक माइटी टीम थी जिसमें कि एक से बढ़ के एक मैच विनर्स थे। नंबर 1 से 11 तक कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं था जो आपको मैच नहीं हरा सकता। पर हमें यकीन था कि दादा शायद वो कर दिखाएंगे जो वो टेस्ट मैचेस में ऑलरेडी कर चुके हैं, और वो था ऑस्ट्रेलिया की स्ट्रीक को तोड़ना और जीतना। फाइनल के दिन टॉस हुआ, हम टॉस जीत गए, लेकिन दादा ने एक बहुत शॉकिंग फैसला लिया। उन्होंने पहले फील्डिंग का फैसला लिया। आज तक मैं सोचता हूं कि दादा ने उस दिन फील्डिंग क्यों ली, पर सोचा तो फिर यह समझ में आया कि शायद दादा को अपनी बॉलिंग पे कॉन्फिडेंस था, क्योंकि पिछले कई मैचेस उनकी बॉलिंग उन्हें जिताती आई थी। जहीर, श्रीनाथ, हरभजन, इन सब पे उन्हें विश्वास था। लेकिन उस दिन वो नहीं हुआ जो उन्होंने सोचा था। ऑस्ट्रेलियंस बैटिंग करने आए और वो हमारी बॉलिंग पे टूट पड़े। एक के बाद एक शॉट्स, एक के बाद एक बाउंड्रीज। हम इंडियंस 50 ओवर तक सिर्फ वेट करते रहे कि मैच बदलेगा, पर वो नहीं बदला। पॉन्टिंग ने 140 रन्स बनाए
वो 140 रन जो ऑस्ट्रेलिया के स्कोर को 359 पर ले गए, 359 इन 2003। इट वॉज ऑलमोस्ट अनरीचेबल। ऑस्ट्रेलिया ने वो रन्स बनाए और हमें कहा आइए आप इन्हें चेस कीजिए। हमने बैटिंग की, सहवाग ने अच्छी बैटिंग की, हमारा हर बैट्समैन आया और उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो उनको चेस कर सके, पर शायद 359 बहुत ज़्यादा थे, इतने ज़्यादा कि पूरी कोशिश करने के बाद भी हम वो मैच हार गए। जी हाँ, हम फाइनल हार गए। एक और हार्ट ब्रेक ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। आज भी जब मैं रिकी पॉन्टिंग को डगआउट में बैठा हुआ देखता हूँ तो मुझे वो 140 रन याद आते हैं। आज भी मैं जब इस फाइनल के बारे में सोचता हूँ तो वही बच्चा बन जाता हूँ जो उस रात बिना खाना खाए रोते हुए सो गया था। हाँ, हम हार गए, हम हार जरूर गए, लेकिन ये एक शुरुआत थी, एक यकीन की, एक इरादे की, एक हौसले की कि हम कहीं भी जीत सकते हैं, किसी से भी जीत सकते हैं। हम किसी से पीछे नहीं हैं, बस थोड़ा सा और हम विश्व विजेता बनेंगे। 2011 में धोनी ने जब वो छक्का लगाकर वर्ल्ड कप जिताया तो उतनी खुशी हुई जितनी कि युवराज सिंह के उस कवर ड्राइव से हुई थी जब क्वार्टर फाइनल में उन्होंने कंगारुओं को बाहर किया था। मुझे आज भी आईपीएल में रिकी पॉन्टिंग को देखकर गुस्सा आता है, क्योंकि वो बच्चा आज भी कहीं ना कहीं उनसे चिढ़ा हुआ है जिसने उसे उस रात रुलाया था। चलिए, आखिर में मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि ये वो टाइम था जब से मैंने क्रिकेट को फॉलो करना शुरू किया और वहां से आज तक इसे फॉलो करता आ रहा हूं। ये वो टाइम है जिसको दे सोचकर और ये देखकर कि आज हम कहां तक पहुंच गए हैं मुझे बहुत खुशी मिलती है। और जाते जाते मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और दिल से की हुई कोशिश कभी बेकार नहीं होती। थैंक यू। जय हिंद।